तो सबसे पहले आज का मेरा टारगेट है टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट सीए फाउंडेशन एंड आरएस। सीए फाउंडेशन के बारे में सब कुछ बताना आपको और आने वाली जर्नी के लिए रेडी करना। सीए फाउंडेशन में टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। 4 सब्जेक्ट्स में पेपर 1 है अकाउंट्स, पेपर 2 है लॉ, पेपर 3 है मैथ्स एंड पेपर 4 है इकोनॉमिक्स। जो फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स एंड सेकंड पेपर है लॉ, ये दोनों 100 मार्क्स के सब्जेक्टिव पेपर है, जिसके लिए कि आपको 3 आवर्स का टाइम, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 3 आवर्स में आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। जो थर्ड एंड फोर्थ पेपर है, ये भी 100 मार्क्स के पेपर्स हैं, बट ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, जिसमें एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। तो टोटल आपको पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्लीज ये क्लोज करो। तो टोटल आपको पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच। एंड आपको इसके लिए मिलेगा सिर्फ टाइम कितना, 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब कि 120 मिनट, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1.1 मिनट, 1 मिनट एंड 10 सेकेंड, 70 सेकेंड्स में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों में ही ऐसा होगा। जो पासिंग क्राइटेरिया है, अगर कोई भी स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में पास होना चाहता है, तो आपको पास होने के लिए मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए इन ईच पेपर। तो हर पेपर में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो चाहे आपका कोई सब्जेक्ट वीक है चाहे स्ट्रांग है, हर पेपर में कम से कम 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए। लेट से मेरे हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ भी गए, मान लो मेरे सारे सब्जेक्ट्स में ही 45 मार्क्स है, तो टोटल तो मेरा 45% ही बना, वो भी स्टूडेंट पास नहीं होगा। पास होने के लिए आपको कम से कम 50% चाहिए। मान लो मेरा अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, अकाउंट्स में 70 मार्क्स है, लॉ में भी ठीक ठाक नंबर है, मुझे मैथ से डर लगता है, मैथ में 35 मार्क्स है, तो चाहे मेरा टोटल 50% से ज्यादा बन रहा है, बट फिर भी मैं पास नहीं होंगी। पास होने के लिए हर पेपर में आपको कम से कम 40 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके पास पासिंग क्राइटेरिया। अब जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स हैं, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इनमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब कि एक क्वेश्चन गलत करने के लिए आपका 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैथ के पेपर में 100 क्वेश्चंस आए थे, मुझे सिर्फ 60 आते थे या लेट से 80 आते थे। मैंने 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इस 80 में से मेरे 60 क्वेश्चंस करेक्ट थे और 20 क्वेश्चंस इनकरेक्ट। तो हमारी मार्किंग क्या होगी, जो क्वेश्चंस करेक्ट है उसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, मुझे 60 मार्क्स मिल गए। जो क्वेश्चंस गलत है उसके लिए 1/4 मार्क पर क्वेश्चन डिडक्ट हो जाएगा, तो मेरे टोटल 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मेरे मार्क्स कितने आएंगे, 55। मतलब कि आप कोई भी तुक्के नहीं मार सकते हो, आपको जेन्युइनली अगर क्वेश्चन आता है आप तभी वहां पर जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले मैं आपको सारे चैलेंजेस बता रही हूँ। आपने ये तो सुना होगा कि सीए डिफिकल्ट है, ये तो लाइफ में सबने ही सुना होगा। अभी जो लेटेस्ट सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया है उसमें पास परसेंटेज सिर्फ 15% है, मतलब कि सिर्फ 15% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरी मेहनत करके पेपर दिया और पास हो गए। मैंने वर्ड लाइन क्या बोली, जिन्होंने पूरी मेहनत करके पेपर दिया। 12th में और बीए में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कोई बच्चे फेल होते ही नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें तुम मेहनत करोगे तो पता है कि तुम पास हो जाओगे, बट सीए में मेहनत करने के बाद भी सारे बच्चे पास नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें साथ में ना स्ट्रैटेजी भी चाहिए।
सिर्फ हार्डवर्क करी जा रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं आएगा। हार्डवर्क के साथ बहुत सारा स्मार्ट वर्क, अच्छा आईक्यू और स्ट्रैटेजी भी चाहिए। तो इस वजह से सिर्फ पास परसेंटेज कितनी है, 15%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाओ, अब बोलो यार 85% लोग तो फेल ही हो जाते हैं, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ और करना चाहिए। वो पहले तो एक सेकंड क्वेश्चन है कि आपको सीए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बट इतना जरूर तुम सेंस रखो कि अगर इतनी पास परसेंटेज होने के बाद भी इतने लाखों लोग सीए कर रहे हैं, उसका डेफिनेटली रीजन होगा कि इस करियर की कोई वर्थ होगी। इंजीनियरिंग करनी बहुत आसान है आज के डेट में। हर यूनिवर्सिटी के पास कम से कम 300-400 सीट्स है इंजीनियरिंग की। कितने सारे एमबीबीएस कॉलेजेस हैं जिनके पास एमबीबीएस की सीट्स हैं। पर आईसीआई की डिग्री सिर्फ, सीए की डिग्री सिर्फ कौन दे सकता है, आईसीआई दे सकता है। तो देयर इज कंट्रोल ऑफ सप्लाई। डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, इंजीनियर्स बहुत सारे हैं, लॉयर्स बहुत सारे हैं, इसीलिए इन कोर्सेज की वैल्यू भी कम होती जा रही है। जो सीए है इसकी रेपुटेशन ज्यादा है, एंड जब सीए क्लियर हो जाती है इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, इसका स्कोप ऑफ वर्क भी ज्यादा है। तो इस वजह से चाहे पासिंग परसेंटेज 15% है, आपको सीए करनी चाहिए। अब हम ये 15% में कैसे आए, उसके लिए मैं कोई आपको फेक ड्रीम्स नहीं दिखाना चाहती यार ये तो बहुत ईजी है हो जाएगी। मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो और उस हिसाब से आप अपनी जर्नी प्लान करो कि भाई मुझे अब सीए करनी है, तो मुझे अपने 2-3 साल अब जिंदगी में इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, तभी मैं क्लियर कर सकता हूँ। अब सबसे पहले आते हैं अकाउंट्स के ऊपर। लेट मी शो यू द सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। तो मैं आईसीआई की वेबसाइट पे जाकर ही आपको लेटेस्ट अटेम्प्ट का सिलेबस दिखा रही हूँ। अकाउंट्स 4 पेपर्स है हमारे पास। सबसे पहले अकाउंट्स, आपको आईसीआई की तरफ से अकाउंट्स की 2 बुक्स मिलेंगी। फर्स्ट बुक में आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये सब कुछ आप लोगों ने 11th क्लास में थ्योरी पढ़ी हुई है। थोड़ी बहुत हाँ एक्स्ट्रा चीजें हो सकती हैं, बट बेसिक बेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th में। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंट्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कॉन्टिजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंट्स की पॉलिसीज, अकाउंट्स के बारे में थ्योरी कि अकाउंट्स मेजरमेंट डिसिप्लिन की तरह कैसा है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। चैप्टर 2, ये आप लोगों ने 11th क्लास में 3-4 महीने इन टॉपिक्स के ऊपर लगाए होंगे। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बट बिलीव मी, कंसेप्चुअल लेवल 11th क्लास वाला और सीए वाला बहुत डिफरेंट है। चाहे पढ़ा हुआ है, फिर भी अब जब आप दोबारा करोगे आपको लगेगा यार पहले तो शायद मैंने क्रैम किया हुआ था। चाहे आपके टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बट आपको लगेगा कि शायद पहले सिर्फ क्रैमिंग थी और अब मुझे कॉन्सेप्ट समझ आया, मुझे क्लैरिटी बढ़ी है। सिमिलरली थर्ड चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फोर्थ है इन्वेंट्रीज, देन डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सब कुछ आप लोगों ने 11th क्लास में किया हुआ है। हम और ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इसे और ज्यादा स्पीड के साथ क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो यहाँ पर आके सीखेंगे। 7th चैप्टर आ गया मेरे पास फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स की भी 2 यूनिट्स हैं। एक आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, जो आप 11th क्लास में करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल और बैलेंस शीट, तो सब कुछ यहाँ पर आएगा। एंड यूनिट 2 में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाना सीखेंगे। ये है आपकी फर्स्ट बुक। जो आपकी सेकेंड बुक है अकाउंट्स की, इसमें ये 4 चैप्टर्स है, जिसमें पहला चैप्टर आ गया नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अगेन आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स आप लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सेम रिपीट होगा, ऑब्वियसली हायर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ होगा। पार्टनरशिप के टोटल 6 यूनिट्स हैं। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, देन गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। बहुत सारी नई चीजें आएंगी 12th के अलावा। कंपनी अकाउंट्स का 2 यूनिट्स। सेकेंड यूनिट इशू, फॉरफीचर और री इशू, ये आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ रखा है। बाकी तीनों चैप्टर्स नए चैप्टर्स आएंगे, बोनस इशू, राइट इशू, प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब सिलेबस देख के आपको इतना अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर हम अकाउंट्स के पेपर की बात करें, 11th क्लास वाला सारा सिलेबस है, 12th क्लास वाला सारा सिलेबस है, प्लस कुछ बीकॉम के चैप्टर्स हैं। एंड थोड़ा सा मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अभी मैं क्वेश्चन दिखा नहीं सकती, कंप्लेक्सिटी लेवल इज हायर। मतलब कि
जो चीज आम बच्चा 4 साल में पढ़ता है, 1 साल 11th का, 1 साल 12th का, 2 साल बीकॉम के, आप लोगों ने 4 महीने में कर, नॉट ओनली पढ़ना है, उसे मास्टर करना है। ठीक है। सेकेंड पेपर आ गया आपके पास लॉ। लॉ आप सबके लिए नया सब्जेक्ट है, मैं अगर आपको बुक दिखाऊंगी उससे कुछ ज्यादा आप समझ नहीं पाओगे। तो लॉ में वैसे कहने को 7 चैप्टर्स हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट के ही 9 यूनिट्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं। तो लॉ आप सबके लिए कुछ एक नया सब्जेक्ट है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन मच अबाउट इट, बट इतना का आइडिया दे देती हूँ कि अगर पहले पिछले अटेम्प्ट में ना 25% बच्चे पास हुए थे, जो लेटेस्ट रिजल्ट आया इसमें 15% हुए हैं, उससे पिछले अटेम्प्ट में 25% बच्चे पास हुए थे। तो मैं नॉर्मली क्लास में ये बोलती हूँ कि 100% बच्चों में से 25% बच्चे पास हुए, जो 75% फेल हुए, उन 75% में से 25% बच्चे तो फेल होना डिजर्व करते थे, वो पढ़े ही नहीं। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं बट उतनी सीरियसली सीए के लिए पढ़ते ही नहीं है, वो फ्रेंड्स को पता ही होता है ये तो फेल ही होंगे, वो हमारा कंपटीशन है ही नहीं, वो 25 है। 25% बच्चे पढ़ के भी फेल हो गए बिकॉज ऑफ मैथ, एंड 25% बच्चे पढ़ के भी फेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लॉ। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स ज्यादातर बच्चे संभाल लेते हैं क्योंकि वो 11th और 12th से पढ़ रहे हैं। तो लॉ एक नया सब्जेक्ट है, ये आपसे बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी और अटेंशन मांगेगा। ये आपको लाइफ में एक नई तरह की चीज पढ़नी पड़ेगी। जैसे अकाउंट्स आपको स्टार्टिंग से अच्छा लगता है, लॉ पहले शायद अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद को नई हैबिट्स डालनी पड़ेगी। ठीक है। एंड अगर आप कोई भी अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो कॉमर्स में, तो लॉ को आपको अप्रोच करना पड़ेगा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए तरह। हमें ना, मैं जब खुद एक स्टूडेंट थी, मैं तब की बात बताऊं अगर, मुझे बड़ा प्राउड होता था जब मुझे कोई ये बोलता था कि एनी को प्रैक्टिकल आता है, एनी की थ्योरी वीक है। शायद आप में से भी कोई ऐसा हो कि जिसे ना अच्छा लगता हो कि मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि इसका थ्योरी वीक है, इसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। ऐसा हुआ है कभी? ऐसे अच्छी फीलिंग आती थी कि लोग, कि थ्योरी तो क्रैमर्स, जो लोग क्रैमिंग करते हैं, बुक वॉर्म्स होते हैं, थ्योरी तो उनकी स्ट्रांग होती है, मेरा तो प्रैक्टिकल स्ट्रांग है। ऐसे फील होता था कि नहीं होता था? 12th में कभी भी नहीं हुआ? मुझे ऐसा बहुत ज्यादा फील होता था। बट सीए में उल्टा है। देखो सीए का काम ही क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। जो इनकम टैक्स एक्ट है ये भी एक लॉ है, जो कंपनीज एक्ट है ये भी एक लॉ है, जो जीएसटी एक्ट है ये भी एक लॉ है। तो हमारा काम ही क्या है? लोगों को लॉ के कंप्लायंस करवाना। तो हमें लॉ को तो पढ़ना सीखना ही पड़ेगा। एंड लॉ बहुत ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं सीए कर रही थी तब मैंने कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा, मेरी 2011 में सीए क्लियर हुई। तो जब मेरे पास पहला क्लाइंट आया तब कंपनीज एक्ट 1956 की जगह नया एक्ट आ गया था, कंपनीज एक्ट 2013। तो मुझे ऑब्वियसली नया लॉ पढ़ना पड़ा। मैं पिछले अटेम्प्ट तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 सिलेबस में पढ़ाती थी, अब नया इनकम टैक्स एक्ट आ गया है। शायद आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा। तो नेक्स्ट ईयर से 1 अप्रैल 2026 से गवर्नमेंट ने नया डायरेक्ट टैक्स कोड लिया है गवर्नमेंट, तो वो इम्प्लीमेंट करना है। सिमिलरली हम लोगों ने सर्विस टैक्स एक्ट पढ़ा हुआ था, बट 2015 में गवर्नमेंट ने जीएसटी लिया है, तो अब हम लोगों को जीएसटी पढ़ना पड़ा। तो सीए का लाइफ का बहुत सारा काम क्या है? लॉ को कंप्लाई करना। तो लॉ को कैसे समझना है, वो हम चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे, लॉ का बेस बिल्ड करेंगे, जैसे 11th में अकाउंट्स का बेस बिल्ड। ये होगा हमारा सेकेंड पेपर। थर्ड पेपर, अब जिन भी स्टूडेंट्स के पास मैथ नहीं है उनको पहले से ही इससे डर लगता है। मैथ के बारे में, मैथ के 3 पोर्शंस हैं। एक तो है कोर मैथ, जिसकी वेटेज है पेपर में 40 मार्क्स। एक है लॉजिकल रीजनिंग, जिसकी वेटेज है 20 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग में वो आपका आईक्यू चेक करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एक्स का ब्रदर है वाई, वाई की सिस्टर है जेड, जेड के मदर है एम, तो बताओ एक्स और एम का रिलेशनशिप क्या है? तो इस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं ब्लड रिलेशंस। ऐसे ही अगर कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, वो 100 मीटर्स नॉर्थ गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न ले ली, फिर वो 200 मीटर्स राइट टर्न कर गया, तो वो अपने ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूर है? इस टॉपिक को हम बोलते हैं डायरेक्शंस। तो बेसिक आपका आईक्यू चेक करने के लिए ये आप बिना पढ़े भी 20 में से 15 मार्क्स ला सकते हैं, ऐसा टॉपिक है। और थर्ड पार्ट है इसका स्टेटिस्टिक्स, जो कि आप 11th 12th से पढ़ रहे हो, इसकी वेटेज है 40 मार्क्स। तो टोटल मैथ आना है 100 मार्क्स का। तो सबसे बड़ी चीज जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी है कि उनको मैथ से पता नहीं क्यों फोबिया होता है।
तो सबसे पहले तो वो फोबिया निकालना है। उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। स्टैट्स तो आप 11th 12th से पढ़ ही रहे हो, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारे चैप्टर्स रिपीट होंगे। उसके अलावा एक तो नए चैप्टर्स आएंगे, इंडेक्स नंबर्स वगैरह। लॉजिकल रीजनिंग इज अगेन वेरी इजी। जो मैथ है 40 मार्क्स का, इस मैथ में भी अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का मैथ्स तो ऐसा है जो कि 10th तक के टॉपिक्स हैं, जो कि आपने 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं सब लोगों ने। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशंस, एपीजीपी, हाँ शायद आउट ऑफ टच हो तो आपको याद नहीं होंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वेशंस, ये सारे टॉपिक्स आपको आएंगे 30 मार्क्स के। एंड 10 मार्क्स का मैथ्स जो आएगा वो 11th 12th के टॉपिक्स में से आएगा। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और इंटीग्रेशन, ये इसकी वेटेज रहेगी 10 मार्क्स। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ा हुआ तो आप उसकी सिलेबस को समझ पाओगे। सो इकोनॉमिक्स को में टोटल 10 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट 5 चैप्टर जो हैं, दीज आर विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपने 11th में पढ़े। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटरमिन करना और बिजनेस साइकिल्स। उसके बाद शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीजें आ गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। और लास्ट में आ गया इंडियन इकोनॉमी। ऑब्वियसली कम्प्लेक्सिटी लेवल 11th 12th से ज्यादा ही है, ठीक है। और ध्यान में रखना है, मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1.1 मिनट ही मिलना है अल्टीमेटली। तो 11th का सारा इकोनॉमिक्स आ गया, 12th का भी सारा इकोनॉमिक्स आ गया। तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 years का सिलेबस हम लोगों ने 4 मंथ्स में रेडी करना है। दिस इज ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन। मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, सब्जेक्ट्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या पासिंग क्राइटेरिया है वो बताया। तो अब मेरे अकॉर्डिंग चैलेंजेस क्या क्या है। पहला चैलेंज है वॉल्यूम ऑफ सिलेबस। सेकेंड चैलेंज है शॉर्टेज ऑफ टाइम। थोड़े टाइम में बहुत सारा सिलेबस कवर करना है। आपको सिलेबस देख के कोई और चीज लग रही है कि नहीं मैम कुछ और भी चैलेंज है कि किसी और चीज की? डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। ये दोनों चैलेंजेस को कवर ही कैसे किया जा सकता है? एक्सट्रीम फोकस एंड डिसिप्लिन के साथ। अगर आप लोग स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो तो किसी मर्जी स्पोर्ट्समैन को उठा लो, चाहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल में चले जाओ, चाहे विराट कोहली क्रिकेट में देख लो, किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो। जो भी पर्सन स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल हुआ है वो ये बात बोलता है कि स्पोर्ट्स इज नॉट अ फिजिकल गेम, इट इज अ मेंटल गेम। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं सीए में जो कि बहुत अच्छा आईक्यू है फिर भी पास नहीं। 12th में बहुत सारे बच्चे आपको क्लासेस में ऐसे दिखेंगे कि 90% अबव मार्क्स हैं उनके 12th में, पर फिर भी नहीं क्लियर कर पाए। और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि 60% वाले थे और सीए में रैंक भी लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि पास हुए, रैंक लेके आए। एनी वन कैन बी अ सीए। बस बहुत ज्यादा फोकस और डिसिप्लिन। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम 4 महीने कुछ और सोच ही नहीं सकते। जब तुम सीए की पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सीए के ऊपर लगाना है। इस तरीके से पढ़ना है। अब स्ट्रैटेजी क्या है, हाउ डू वी हैंडल दिस? तो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। माय नेम इज सीए एनी मिठा। मैंने 2011 में सीए क्लियर की एंड लकीली आई वाज द यंगेस्ट सीए एट दैट टाइम। आई वाज ओनली 20 and half जब मैंने अपनी सीए क्लियर की थी। सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल तीनों ही पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गए थे। जेन्युइनली लक था, मतलब ऑब्वियसली फोकस था, डिसिप्लिन था, मेहनत थी, सब कुछ था। सही टीचर्स मिले लाइफ में। ब्लेस्ड थी कि सही टीचर्स मिले। शायद एक भी सब्जेक्ट का टीचर गलत मिल जाता, अच्छा ना मिलता तो मैं ना कर पाती। एक भी सब्जेक्ट की वजह से आप रह जाते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पेपर दोबारा देना पड़ता है, कोई कंपार्टमेंट नहीं आती, सारे सब्जेक्ट ही दोबारा देने पड़ते हैं। तो जेन्युइनली लकी भी थी और मेहनत भी की थी, दोनों चीजें ही की थी। बट अब जब मैंने उसके बाद पढ़ाना शुरू किया तो मुझे अब समझ आता है कि कौन कौन सी चीजें मेरे फेवर में वर्क की, जिसकी वजह से मैं पहली बार क्लियर कर पाई। लकीली पहले अटेम्प्ट में ही मेरे एक स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक आया था, निहारिका। उसका ऑल इंडिया रैंक 39 था। बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स ने चंडीगढ़ में टॉप किया है।
अब ये चीजें कैसे हो रही है, मतलब मैं खुद लर्न कर रही हूँ बच्चों के साथ, तो मैं जर्नी से मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली कौन कौन किस टाइप के स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर पाते हैं, वो क्या चीज क्या है। तो बच्चे सबसे पहले तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट, किसी ऐसे पर्सन से जो कि खुद सीए है ही नहीं, अगर तुम उससे पढ़ने जा रहे हो तो शायद वो उतनी क्वालिटी दे ही नहीं पाए। मैं ये नहीं कह रही कि उनको अकाउंट्स मेरे से कम आता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स बहुत सारे टीचर्स को शायद मेरे से अच्छा आता होगा, कंपनी अकाउंट्स बहुत सारे लोगों को मेरे से अच्छा आता होगा। बट जब आप किसी सीए के पास पढ़ रहे हो, उसने जेन्युइनली वो सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं जो आप लोग भी फेस कर रहे हो। उसे पता है कि सीए और बीकॉम के एग्जाम्स क्लैश कर जाते हैं, तो हम लोग उसे कैसे मैनेज करें, हम उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। अब जब मैंने आपको इतने सब कुछ दिखा दिया, अब सिर्फ सिंसियर बच्चा ही सीए करेगा जो कि अपने करियर को लेके सीरियस है। अब जो अपने करियर को लेके सीरियस होता है ना, वो टेंशन भी लेता है। 11th 12th में हमारे आसपास ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो टेंशन नहीं लेते, बट सीए में हमारे आसपास माहौल ही स्ट्रेस वाला बना हुआ होता है। जो वो अपने करियर के बारे में सिंसियर है, वो मेहनत कर रहा है, तो वो चाहता है कि मेहनत का रिजल्ट मिले। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज सब्जेक्ट एक्सपर्ट एनी वेयर योर जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंट्स एंड लॉ, ये दोनों सब्जेक्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। सो आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 200 मार्क्स। इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपको रश्मि मैम पढ़ाएंगे। मैम ने भी अपने टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी क्लियर की थी, मैम को 20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आप लेटेस्ट रिजल्ट्स देखोगे या पुराने रिजल्ट्स भी हमारे देखोगे, हमारे बहुत सारे बच्चों के इकोनॉमिक्स में 90+ मार्क्स। मैथ्स आपको अश्विनी सर पढ़ाएंगे। अश्विनी सर नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी मैथ्स पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली ये वाला मैथ उन सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ओलंपियाड में, आईआईटी में क्रैक किया है, नीट में क्रैक किया है। तो ऑब्वियसली ये मैथ्स सर के लिए बहुत इजी है, फर्स्ट का मैथ्स ही विल बी टीचिंग यू मैथ्स। सेकेंड, जो कि चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग लो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग लो, जो कि नॉन नेगोशिएबल है, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक तुम अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तुम्हें पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आए। कॉन्फिडेंस आना तो दूर की बात, तुम्हारा पेपर पूरा ही नहीं होगा। एक बार ना अपने सीनियर से जाके पूछना, जिस भी कॉलेज में आप लोग हो, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो कि सीए फाउंडेशन क्लियर कर चुका और सीए इंटर में है, उससे पूछना कि सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर कितने घंटे का था। जब एग्जामिनर पेपर बना रहा है ना, वो पेपर होता ही 4 घंटे का, और वो आपको बोलता है कि 3 घंटे में पूरा करो। स्पीड बहुत बहुत ज्यादा है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? तुम्हारे 12th में कितने मार्क्स थे? 93% मार्क्स थे, और वो वाला बच्चा ये बात बोल रहा है, वो पेपर दे चुकी है उसके बाद ये बात बोल रही है। अकाउंट्स का पेपर बनाया ही ये सोच के जाता है कि 4 घंटे का पेपर है और तुम लोगों को 3 साढ़े 3 घंटे में कंप्लीट करना है। तो स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो सीए रिपोर्ट बनाता है, रिलायंस कंपनी की सीए रिपोर्ट बताता है, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती है। सीए की रिपोर्ट को देख के लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, मतलब कि सीए की रिपोर्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। तो मुझे आंसर सही भी करना है, फास्ट भी करना है, और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ भी करना है। ये कैसे पॉसिबल है बिना प्रैक्टिस के? तो मैं आप लोगों की क्लास में आईसीआई के प्रीवियस ईयर के आरटीपी एंड एमटीपी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चंस आईसीआई ने इशू किए, देन पिछले 10 अटेम्प्ट से उस टॉपिक के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आईसीआई हर अटेम्प्ट से पहले आरटीपी इशू करता है, रिवीजन टेस्ट पेपर, और हर अटेम्प्ट से पहले मॉक टेस्ट पेपर इशू करता है। ये सारे क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करेंगे। आई जस्ट शो यू माय बुक। जैसे कि ये हमारी अकाउंट्स की बुक है, जो कि आप लोगों को मिली होगी या मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। जब आप रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर पढ़ोगे, सबसे पहले जो भी आईसीआई की बुक के क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल, वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो देयर आर 7 to 8 क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करेंगे। उसके बाद
प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस पिछले 10 अटेम्प्ट्स में एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व होंगे। उसके बाद रिविजन टेस्ट पेपर, आरटीपी, देन सिमिलरली एमटीपी। तो मैंने क्या किया हुआ है अपनी बुक में, जो पुराने पेपर्स हैं उनको टॉपिक वाइज पहले से ही अलग कर रखा है कि अगर मान लो आप एनपीओ चैप्टर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको इधर उधर से क्वेश्चन ढूंढने पड़े, आपको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाए। जब हमने एनपीओ टॉपिक पढ़ा उसके स्टडी मटेरियल के पीवाई क्यू आरटीपी एमटीपी सब जगह हमने एक ही बार कर लिए। और क्या किया हुआ है, हर क्वेश्चन के बाद ना लिखा हुआ है वो कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया था। जैसे कि ये देखो, ये 4th क्वेश्चन के बाद लिखा हुआ है कि ये 3 बार एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन के बाद लिखा हुआ है ये 2 बार एग्जाम में आया है। तो आपको अपने आप पता चलता है कि किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन तो आप मिस कर ही नहीं सकते। तो हम क्लास में इन ऑल द सब्जेक्ट्स यू विल बी प्रैक्टिसिंग दिस। ठीक है। थर्ड, विच इज द लास्ट मील, इज टेस्ट सीरीज। कोई भी बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में टेस्ट दिए बिना पास हो ही नहीं सकता। आपको बहुत ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे ताकि जो गलतियां एग्जाम में होती हैं, आपकी लाइफ का पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ऑब्वियसली दिमाग में प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है। जब हम इतनी मेहनत करके जा रहे हैं तो फेल होने का डर भी होता है। वो डर निकालने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो क्लास में हो गई, पर टाइम को कैसे मैनेज करना है, 3 घंटे में मेरा पेपर पूरा होगा या नहीं होगा, वो डर निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है, टेस्ट देने की जरूरत है। तो टेस्ट कैसे होंगे, मैं आपके फॉर एग्जाम्पल मैं पहले अकाउंट्स के लिए बताती हूँ। अकाउंट्स के 4 to 5 टेस्ट मैं आपके क्लास में कंडक्ट करूंगी। तो जब मैंने बुक का यूनिट नंबर 1 to 5 कंप्लीट करवा दिया, यूनिट नंबर 1 to 5 का मैं एक ही टेस्ट दूंगी, 60 मार्क्स। सिमिलरली पार्टनरशिप अकाउंट्स के अपने आप में 6 यूनिट्स हैं। जब पार्टनरशिप अकाउंट्स पूरा करवा दिया उसका एक टेस्ट होगा, एक कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट होगा। ऐसे नहीं कि एक एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, हमें क्लास में टाइम चाहिए बहुत सारा सिलेबस कवर करने के लिए। तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो ब्लॉक्स बना रखे हैं, उन ब्लॉक वाइज टेस्ट होगा। सिमिलरली लॉ के भी 5 टेस्ट होंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरे का एक टेस्ट होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पूरे का टेस्ट होगा। इस तरीके से हर सब्जेक्ट में पहले तो क्लास के साथ साथ ही टेस्ट हो। इससे क्या होगा, आप लोगों की रिवीजन होती रहेगी। मान लो मैंने अकाउंट्स के यूनिट नंबर 1 to 5 करवा दिए, उसके बाद मैं आप लोगों को 10 दिन का टाइम दूंगी कि आप सारे क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व करो घर जाके, कोई भी डाउट है मुझे क्लास में पूछो। तो साइमल्टेनियसली आप नया चैप्टर भी पढ़ रहे होगे और पुराने चैप्टर पे के घर पे रिवीजन भी कर रहे हो, उसका टेस्ट होगा। तो एक रिवीजन हो जाएगी हमारे पुराने सारे चैप्टर्स की। इस तरीके से आप लोगों के टेस्ट होंगे। फिर आपका अटेम्प्ट से पहले, लेट्स से आपका जनवरी में अटेम्प्ट, उससे अप्रोक्सीमेटली 45 डेज पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हमने टारगेट लिया हुआ है 15 दिसंबर, 30 to 45 डेज पहले सिलेबस कंप्लीट होता है। जनवरी अटेम्प्ट वालों के 18 जनवरी से पेपर है। तो 15 दिसंबर को जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपका मॉक टेस्ट होगा 3, 2, 1, इस तरीके से। 3, 2, 1 का मतलब क्या, आपको 3 दिन सिर्फ अकाउंट्स पढ़ना है और अकाउंट्स का पेपर देना है, फिर 3 दिन सिर्फ लॉ पढ़ना है, लॉ का पेपर, फिर 3 दिन सिर्फ मैथ और मैथ्स का पेपर। तो 3-3 दिन का गैप है और आपने पेपर देना है। ये आपके मॉक टेस्ट मान के आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगा। उसके बाद आपको 2-2 डेज के गैप के बाद पेपर देने हैं। अब 2 दिन आप सिर्फ अकाउंट्स पढ़ोगे, फिर 2 दिन सिर्फ लॉ पढ़ोगे, ऐसे 2-2 दिन के गैप के बाद आप पेपर दोगे। फिर आप लोग एक एक दिन के बाद पेपर दोगे। तो जो आईसीआई की डेट शीट होती है आप सबको पता होगा आई बिलीव, बाय चांस किसी को नहीं पता है तो आईसीआई की फिक्स डेट शीट है, पहला पेपर अकाउंट्स का होगा, दूसरा लॉ, तीसरा मैथ और फोर्थ इकोनॉमिक्स। एंड हर पेपर में सिर्फ एक ही छुट्टी होगी, चाहे संडे हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, हर पेपर में सिर्फ एक ही छुट्टी होती है। तो अब बच्चे को एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि एक दिन में मैं सारा सिलेबस कैसे मैनेज कैसे करूं। जो चीजें हम लोगों ने 2.5 साल में पढ़नी थी, पूरा 11th का अकाउंट्स, पूरा 12th का अकाउंट्स, इमेजिन करो आप लोगों के 12th में अगर मैं ये बोल दूं हर पेपर में एक ही छुट्टी होगी, तुम्हारे जितने भी मार्क्स आए हैं ना माइनस कर दो 10%। बिजनेस स्टडीज एक ही दिन में रिवाइज कर सकते थे, या इकोनॉमिक्स एक ही दिन में रिवाइज कर सकते थे, या अकाउंट्स भी एक दिन में रिवाइज हो सकता था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही दिन मिलता है। वो अब मैं मेंटली बच्चे को कैसे प्रिपेयर करूं कि वो एक ही दिन में सब कुछ मैनेज करे। तो पहले उसे ट्रेन किया जाता है 3 डेज के लिए, फिर उसे ट्रेन किया जाता है 2 डेज के लिए। आपको पता है 3 दिन बाद मेरा टेस्ट है, मुझे 3 दिन में सब कुछ रिवाइज करना ही है। एंड आपको सिखाया जाता है, जैसे मैंने सीए फाइनल में ये चीज सीखी थी। हमें हमारे टीचर ने क्या सिखाया था कि आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं उसे क्रॉस करते रहना है।
तो जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी हम सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब आपका पहला टेस्ट होगा, जो जो क्वेश्चन आपको इजी लगे उसे कट कर दो। तो आपका काम 70% रह गया। अब जब हमने नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करनी है, हमने सारे क्वेश्चन नहीं करने, हमने सिर्फ ये 70% क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जब आपका पहला मॉक टेस्ट होगा, हमने सिर्फ ये 70% क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसमें से हमें कुछ और इजी लगेंगे, हमारा आईक्यू बढ़ गया, हमारा ब्रेन डेवलप हो गया। तो हम लोगों ने और क्वेश्चंस को कट कर दिया कि ये भी इजी है, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। तो जो लास्ट डे होगा ना, उस दिन तक आपके पास क्वेश्चन ही कितने रह जाएंगे? 30%। तो जो सीए की तैयारी है वो पेपर से 1-2 महीने पहले इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हें नहीं तो पता ही नहीं चलेगा यार मैं रिवाइज क्या करूं, कि दिन तो एक ही है। तो आपको एक ही दिन में तब रिवाइज कर पाओगे जब इतने दिनों पहले, इतने महीनों पहले से तैयारी कर रखी है कि मुझे कौन सी चीज इजी लगती है, एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ यू। शायद किसी को फॉर फीचर इजी लगता होगा, शायद किसी को पार्टनरशिप इजी लगती होगी। जो इजी लग रहा है उन क्वेश्चंस को हम कैंसिल करते रहेंगे, सिर्फ हम मेन क्वेश्चंस के ऊपर पेपर वाले दिन फोकस करेंगे। इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर्ड होगे अपने फाइनल एग्जाम के लिए। एनीथिंग यू गाइस नीड टू आस्क? कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो अबाउट सीए और अबाउट आरएमएस? अब अगर आप मेरे से ये पूछो कि प्रॉपर मई बैच कब से शुरू होगा, वो होगा ऑनेस्टली स्पीकिंग आफ्टर क्रिसमस, अराउंड क्रिसमस, आफ्टर या अराउंड क्रिसमस। जो भी मंडे बन रहा होगा, शायद 22 दिसंबर का मंडे, इस दिन से क्लास में सिर्फ मई अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स होंगे। बट तब तक जनवरी अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स भी होंगे, मई अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स। अब मैं ऐसा क्यों करती हूँ और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ऐसा करते हैं, वो बाहर जो मर्जी बोल रहे हो, रियलिटी यही है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे जो सिलेबस है वो ना साइक्लिक है, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर के साथ कोई लिंक ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, तो जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है उसका कंपनी अकाउंट्स के साथ कोई लिंक ही नहीं। चाहे किसी ने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हुआ है चाहे नहीं पढ़ा हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब नया टॉपिक मेरा ऐसे शुरू होगा, ऐसे ही मान लो मैं लॉ में जब कंपनीज एक्ट पढ़ा रही हूँ, वो अलग है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग है, दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। जो सिलेबस है वो साइक्लिक नेचर का है। तो जब हमारा एक मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, तो न्यू स्टूडेंट्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि पुराने टॉपिक्स के साथ लिंक ही नहीं है। ठीक है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली देखो, अल्टीमेटली वी आर रनिंग बिजनेस। इट इज हमारा 11th 12th की तरह थोड़ी है कि हमें मार्च में सारे बच्चे मिल जाएंगे। अगर साल में 3 बार अटेम्प्ट होना है, तो थोड़े 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 करके बच्चे आएंगे ना। तो मैं अपने एक्सपेंसेस ही कैसे निकालूं? जो जेन्युइन रीजन है, पहला पॉइंट तो ये होगी। सेकेंड पॉइंट, एक और रीजन क्या है? क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिशन इन द क्लास। अगर आप क्लास के टॉप 10 बच्चों में नहीं हुआ, आप कैसे सोच सकते हो कि मैं इंडिया में 15% में हूँ? यू आर गोइंग टू compete with students from Mumbai, from Bangalore. You need to feel weird. अगर आपको जेन्युइनली ऑल इंडिया रैंक टारगेट करना है, तो ऑल इंडिया रैंक आता है 400 में से 350 के मार्क्स आने के, जो ऑल इंडिया रैंक 1 होता है। अगर आपको इतने नंबर लाने हैं तो आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना पड़ेगा। अगर आप मेरे पास लेट भी आओगे, ऐसा नहीं कि मैं आपका मई में सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा सकती, मैं मई में सिलेबस कंप्लीट करवा ही दूंगी। बट फिर मैं यहाँ पर 2 बार करवा दूंगी अगर आप अभी ज्वाइन करोगे। जो चैप्टर्स अभी चल रहे हैं वो एक बार और रिपीट हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, या फिर सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा तो आपको रिविजन का टाइम मिल जाएगा। तो मैं सबको खुद ही ये सजेस्ट करती हूँ कि जब आपको टाइम मिल रहा है आप स्टार्ट कर दो। अदरवाइज प्रॉपर बैच पर ओनली मे 10 स्टूडेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है। बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से क्लास लगाओ, क्लासेस 100% रेगुलर रखो। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है, मेरा खुद का टारगेट है कि रैंक होल्डर निकालने। जो हमारे इंटरमीडिएट के भी अकाउंट्स के फैकल्टी हैं, उनका फाउंडेशन में भी रैंक था और फाइनल में भी रैंक। जेन्युइनली बड़ा मजा आता है, मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। तुम्हें आईसीआई के प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल आता है जब तुम्हारा रिजल्ट आता है, तुम्हारा रिजल्ट वेबसाइट पे नहीं आता। इट इज अ वेरी प्राउड फीलिंग उस चीज के। जब पता है सर ने इतनी अच्छी बात की, मुझे भी मानस से ये बात सीखने को मिली। जब उन्होंने इंटर की पहली क्लास ली, उन्होंने बच्चों से जाके पूछा कि तुम में से कितने बच्चे हैं जो कि बोथ ग्रुप टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज कर दिया।
तो इंटर में ना ग्रुप्स में पेपर होते हैं, ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 2 के भी 3 सब्जेक्ट हैं। तुम्हारे पास ऑप्शन होता है कि तुमने पहले 3 पेपर देने हैं, फिर 3 पेपर देने हैं, या सब इकट्ठे देने हैं। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सिंगल सिंगल ग्रुप देते हैं, एंड कुछ बच्चे बोथ ग्रुप इकट्ठे देते हैं। तो सर ने क्लास में जाके क्वेश्चन पूछा कि कितने बच्चे बोथ ग्रुप टारगेट कर रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर दिए। कहते मुझे ये बताओ, जो बच्चा बोथ ग्रुप टारगेट कर रहा है वो रैंक क्यों नहीं टारगेट कर। कि जब तुम पढ़ ही रहे हो, रोज क्लासेस लगा रहे हो, रोज जाके जान मार रहे हो, एंड तुम बहुत सारे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस कर रहे हो। एज ए स्टूडेंट आई नो, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस किए हैं। फ्रेंड्स मूवी देखने जाते थे, हम नहीं जाते थे। फ्रेंड्स कॉलेज में एंजॉय करते थे, हम नहीं करते थे। हमने वो छोटे छोटे सेक्रीफाइस किए सीए बनने के लिए। जब तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया था दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तो फिर ऑल इंडिया रैंक की टारगेट करो। फिर थोड़ी कम जान क्यों लगानी, पूरी लगा दो। ठीक है, दैट्स व्हाट आई वांट टू से।